Next, there are two very small provisions, 28 and 29, जो कि confession के बारे में है. 28 says, confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant. If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise as in of the opinion of the court been fully removed, it is relevant. और भी सिंपल सी बात ही कह रहा है कि 24 में प्रिकॉशन दिए गए हैं. अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि इन तीनों चीज़ों से अफेक्टेड नहीं है जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो फिर वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वो रेलेवेंट हो जाएगा, वो इरेलेवेंट नहीं रहेगा. क्योंकि 24, 25 और 26 में हमने क्या पढ़ा था? कन्फेशन व्हेन इररिलेवेंट. और 28 में हम क्या देख रहे हैं? कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट. और कब हो जाएगा 24 के सेंस में? जब वो तीन चीज़ें एग्जिस्ट करेगी और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा ये तीनों चीजें. 29 कहता है कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. तो कन्फेशन दिया वो वैसे तो रेलेवेंट है क्योंकि उसमें इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, कोई धमकी नहीं दी गई, कोई टेम्पोरल नेचर का एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं दिया गया, वॉलंटरी ही आपसे रिलेशन दिया गया. तो वारंटी जब दिया गया है तो कैसा कन्फेशन होगा? रेलेवेंट होगा, एक रेलेवेंट फैक्ट बनेगा. तो वो सिर्फ इसलिए इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि वो सीक्रेसी रखने के लिए कहा गया है, ठीक है, या इससे मिली जुली कोई चीज को यूज करते हुए वो कन्फेशन किया गया. तो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. क्या है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंड्यूसमेंट एंड सर्टेन एक्ट्स व्हिच डू नॉट क्वालिफाई टू बी इंड्यूसमेंट. सो आई रिपीट इट अगेन दैट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस between inducement and certain acts which might appear to be inducement but are not inducement. Example, drunkenness. अगर किसी ने drunkenness में कन्वेशन कर दिया तो क्या वो रेलेवेंट होगा या इररिलेवेंट होगा? हो सकता है आप कहें कि इसको अच्छे में बोल दिया under the impression of or under the influence of liquor he has made this statement. इसको हम कैसे मान ले कि ये सही ही कह रहा होगा? कुछ भी बोल सकता है, बट कुछ भी नहीं बोल रहा है. he or she is living detail. तो होगा बोलना I did it और एक देना हुआ डिटेल. और फिर इस डिटेल में आपको क्या मिला? कन्फेशन मिला. अब कन्फेशन के स्टेटमेंट्स को क्या प्रूव करोगे या नहीं करोगे? तो कभी करना है. तो क्या वो स्टेटमेंट फिर रेलेवेंट हुआ या नहीं हुआ? तो हो सकता है ये कह दिया जाए पुलिस के सामने दिया तो इररिलेवेंट होगा, तो 25 लग रहा है. लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जरूरी नहीं है ना पुलिस के सामने दिया जाए, किसी और के सामने भी तो दिया जा सकता है. हो सकता है किसी और के सामने भी दे दिया हो, अपने फ्रेंड के सामने दे दिया हो कि अंडर सीक्रेसी आई एम टेलिंग यू वन सीक्रेट ऑफ माय लाइफ. सीक्रेसी हो और वो शुभम को बताएं, देखो भाई मुझे बताया नहीं, मैंने आज से 4 साल पहले ऐसे किया. अगर वो कन्फेशन है, if it is a confession and he breaches this secrecy or promise of secrecy made to Ajay, it will be accepted as it's a mutual confession. वो इस बात से irrelevant नहीं हो जाएगा, ये तो हमने secrecy. लेकिन ये भी है, अब इसी में आप कंफ्यूज ना करें एक और चीज से, प्रिविलेज कम्युनिकेशन. अगर आपने अपने वकील को बताया कि मैंने मर्डर किया, वो कैसा कन्फेशन है? वो कैसा कम्युनिकेशन है? सर, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है. वो कन्फेशन हाँ वो वॉलंटरी देते हैं. आप पहले परमिशन लेते हैं आपसे कि आप देना चाहते हो कि नहीं. राइट टू प्राइवेसी है. इवन डीएनए टेस्ट भी राइट टू प्राइवेसी है, जबरदस्ती नहीं ले सकते आपसे, ठीक है. और अगर दे दी परमिशन और बोल दिया तो उसकी कंक्लूसिव वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कंक्लूसिव नहीं है. हाँ ये हो सकता है आपने स्टेटमेंट दिए, उससे कोई सबूत दूसरे मिल जाए तो उसको इंडिविजुअली फिर आप प्रूव करिए. क्या करेंगे आप? उसको इंडिविजुअली प्रूव करेंगे. ये स्टेटमेंट लेके आपके खिलाफ नहीं यूज कर सकते. और कंक्लूसिव तो बिल्कुल नहीं है. तो कई सारे स्टेप्स हैं जो प्रोसिक्यूशन को पार करने पड़ेंगे. तो
क्या 29 क्या बता रहा है हमें? अगर सीक्रेसी में या ऐसे किसी इन्फ्लुएंस में आपने एडमिशन ऑफ गिल्ट कर दिया जो कि इंड्यूसमेंट नहीं है। कैसा इंड्यूसमेंट नहीं है? किसी चीज का प्रलोभन नहीं है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वॉलंटरी ही है। तो हम पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है, if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered. ये आपके पास में हमेशा एक राइट है कि आप उसे साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट है। आप कोर्ट में भी अगर आपसे प्रोसिक्यूशन कुछ पूछ रहा है या डिफेंस आपसे कोई क्रॉस में कुछ पूछ रहा है, यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट आंसर एनीथिंग। जैसे हम कई बार पूछते हैं आपसे यहाँ पे कल क्या पढ़ाया था, यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, मैनी रिमेन साइलेंट। फिर कई बार रिमेन साइलेंट तो बच जाते हैं, फिर जब कोई कुछ गलत बता जाए तो वो फंस जाता है। तो ज्यादा अच्छा है चुप रहो। So in court also, if you exercise your right to remain silent, it will not be as detrimental to you as compared to revealing an information which can be used against you. So therefore, न ही सिर्फ गलती से कोई स्टेटमेंट दे देना जो कि आपके खिलाफ यूज हो सकता है, बल्कि अगर ड्रंकननेस में कोई स्टेटमेंट आपने दे दिया जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, या फिर क्या लिख रहा है इसमें, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में, और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है? डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट। कई बार पुलिस एक्सरसाइज करती है, बट पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया गया, कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने डिसेप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। किसने किया है? मान लीजिए किसी और ने किया है उसे स्टेटमेंट देने के लिए, और उसको टेप रिकॉर्डिंग करा लिया, या बातों बातों में निकलवा लेना और कैमरा लगा हुआ है। क्या करना? बातों बातों में स्टेटमेंट निकलवा लेना और कैमरे में वो रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, अगर उसे प्रोसिक्यूटर उसे ले लेता है, पुलिस पे प्रोसिक्यूटर को बताती है कि उससे कैजुअली बात करते उससे स्टेटमेंट निकलवा लेना जो कि कन्फेशन है, और वो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा कन्फेशन क्या होगा? रेलेवेंट होगा। तो डिसीव करना चीटिंग में नहीं आता है। ठीक है, रिसीव करना चीटिंग में नहीं आता है। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे, सॉरी, कई लोग, ठीक है, कई बार जो है स्लो आ जाती है। फास्ट बॉलर क्या कर देता है? स्लो कर देता है। स्पिनर कई बार तेज फेंक देता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिसीव कर देना। बैट्समैन को डिसीव कर देना। तो आपका ओरिजिनल नेचर तो है तेज गेंद फेंकना, लेकिन आपने क्या कर दिया? डिसीव कर दिया। आपने एकदम से धीमी फेंक दी। आपका ओरिजिनल नेचर था बॉल को स्पिन कराना, न कि तेज फेंकना, लेकिन आपने तेज फेंक दिया। इससे बॉल गलत नहीं हो जाएगी, बॉल सही रहेगी, कन्फेशन गलत नहीं हो जाएगा, वो रिलेवेंट ही रहेगा। पर आपने क्या कर दिया? रिसीव कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, टू गेट आउट द थिंग्स आउट ऑफ हुम अक्यूज्ड पर्सन। वहां पे बैट्समैन आउट होता है, यहाँ पे बातें आउट होती है। ऐसी बातें आउट होती हैं, कन्फेशन आउट होता है अक्यूज्ड के अंदर से। सो रिसीव करके ड्रंकननेस में भी लिया गया हो, और बिकॉज इट वाज मेड हिज आंसर टू द क्वेश्चन he need not have answered whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him। तो उस बात को प्रूव करने के लिए क्या दे सकते हैं हम? एविडेंस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 28 और 29 हो गए। एनी डाउट सो फार एज कन्फेशन इज कंसर्न? तो एक लास्ट बचा है 30, लेकिन वो हम पार्शियली डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियली बाकी है। पार्शियली हमने कहाँ डिस्कस किया, बता सकता है कोई? 30 को, हाँ, 10, वेरी गुड। 10 में क्या है? कॉन्स्पिरेसी है। 30 में क्या है? 30 में भी जॉइंट ट्रायल में अगर एक अक्यूज कन्फेस करता है that I and मनीष सोनी committed this crime, मैंने अपने लिए तो किया ही किया, मनीष से प्यार भी कर लिया, तो ये गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी है, अगर प्रूव करनी है
तो मेरा स्टेटमेंट उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है, बट उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, उसकी वेरासिटी कितनी। ठीक क्या कहता है देखें जरा। ठीक कहता है कंसिडरेशन of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense when more persons than one are being tried jointly for the offense and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, यानी कि जिसने confession दिया उसके खिलाफ प्रूव हो रहा है और साथ में joint trial भी है उसके खिलाफ प्रूव नहीं। confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, दोनों के खिलाफ प्रूव हो गया है। The court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। तो एक ने confession दिया तो उस confession के बेसिस पे दोनों के अगेंस्ट उस confession को प्रूव किया जा सकता है। ये 30 बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या है 10 को भी आप प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्स्पिरेसी बतानी पड़ेगी। दूसरा कॉन्स्पिरेसी तो है, जॉइंट ट्रायल होना बहुत जरूरी है 30 के लगने के लिए। क्या होना जरूरी है? जॉइंट ट्रायल, ठीक है। इसी में अगर इलस्ट्रेशन आप देखेंगे ये कह रहा है A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. दूसरा इलस्ट्रेशन कह रहा है A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B and that B said A and I murdered C. अब जॉइंट ट्रायल यहाँ पे नहीं है तो क्या ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। नाउ समटाइम्स अ पेक्यूलियर सिचुएशन कम्स इन। वो पेक्यूलियर सिचुएशन क्या? पुलिस ने कहा तुम अप्रूवर बन जाओ, उसको फंसा देंगे। क्या कहा? मिस्टर टाइटस को कहा आप अप्रूवर बन जाओ। टाइटस को कहा कि आप अप्रूवर बन जाओ, ठीक है, आपकी सजा कम करवा देंगे। एग्री कर गए तो इसका मतलब ये क्या बन गए? अप्रूवर बन गए, ठीक है। अप्रूवर बन गए मतलब अभी कन्फेस कर रहे हैं और अपने क्राइम से रिलेटेड सारी चीजें पुलिस को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता दी इन्होंने। बिकम्स इजी टू प्रूव, एकदम सीरीज मैनर में, सर्कमस्टेंशियल भी है, कंक्लूसिव भी है, सब आ गया। तो खाली इनके खिलाफ नहीं आया, दोनों के खिलाफ आया, लेकिन अप्रूवर एक आदमी बना। दूसरे अब इसमें प्रिकॉशन लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। There is a requirement to take precaution because a person in order to save himself or herself may declare himself or herself to be an approver and implicate some other person who is actually not involved। सकता है खुद ने अकेले ने किया हो या किसी और के साथ मिलकर किया हो तो दूसरा तो बच ही गया, तो यह बचाने के लिए क्या कर रहा है? अप्रूवर बन रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ऐसे भी सिचुएशंस अराइज होती हैं, ऐसी सिचुएशन से भी हमें बचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दो प्रोविजन है, एक है सेक्शन 133 एंड सेक्शन 114। तो ये सेक्शन 30 है ना, दो और प्रावधानों की तरफ ले जा रहा है और वो दोनों प्रावधान क्या है? सेक्शन 133 एंड 114। अकम्प्लिस की बात की गई है। 133 क्या है बताइए? 133 कह रहा है An accomplice shall be a competent witness against an accused person। Accomplice कौन होता है? जिसने साथ में मिलके क्राइम किया हो, यानी कि क्राइम में का जो साथी है उसे हम क्या कहते हैं? accomplice कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है? An accomplice shall be a competent witness against accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। तो सिर्फ accomplice के टेस्टिमनी के बेसिस पे accused person को ट्राई, यानी कि ट्राई कर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी बात तो नहीं है। और इसको करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट कहाँ से मिल रहा है हमें? कौन सा सेक्शन है? तो क्या है? 114 कहता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट व्हिच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business in the relation to the facts of particular case। The court may presume, पढ़िए clause B देखिए, that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। क्या presume कर लेगा कोर्ट? accomplice का uncorroborated testimony यूज तो कर सकते हो आप,
लेकिन अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है एक तरीके से आप कह सकते हैं, या एक लिमिट बताता हुआ भी प्रोविजन है। और ये क्या कह रहा है, दैट एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस इज corroborated in material particulars। इसका मतलब घूम फिर के वापस वहीं आ गए, घूम फिर के वापस हम वहीं आ गए। और वापस से हमें क्या करना होगा कि accomplice ने जो टेस्टिमनी दी है उसे हमें corroborate करना ही होगा। 133 जो है वो ये नहीं कह रहा है कि करना चाहिए या कर देगा, वो कह रहा है कि टेस्टिमनी अगर corroborated नहीं है, अनकॉरोबोरेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर एक लिमिटेशन यानी कि फिल्टर भी लगा रहा है 114 क्लॉज बी, और वो लिमिटेशन क्या है कि अनकॉरोबोरेटेड को नहीं होना। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन भी आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं भी होगा ये, क्योंकि ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे क्लियर कट सामने तो यही पता चल रहा है कि जो accomplice बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी कोलैबोरेशन अवेलेबल है किसके खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ। अगर अक्यूज के खिलाफ पहले से ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अवेलेबल है तो उसकी टेस्टिमनी भी क्या है, कोलैबोरेट करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली कोलैबोरेट। लेकिन अगर पहले से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो टेस्टिमनी ही है, तो सिर्फ टेस्टिमनी के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं होगा, उसको सेपरेटली कोलैबोरेट फिर करना पड़ेगा। ये 114 क्लॉज बी दो सिचुएशंस आ सकती हैं, और दोनों सिचुएशन के लिए हमारे पास प्रोविजंस अवेलेबल। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल अबाउट confessions, or you can say admission and extension of admission, that is admission of. Any doubts if you have, please feel free to ask. Sanjay है